लेकिन बहुत सारे माता पिता आज के समय में वो जॉब में हैं, तो वो सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना, उनको भी जल्दी रहती है, जल्दी से स्कूल भेजना है, ये करना है, फिर शाम को वो भी अपने मोबाइल पे व्यस्त हो जाते हैं। मैं विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानती हूँ, और विवेकानंद जी का है ना कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं अगर सोती भी थी ना तो मुझे जब कोई काफी आगे बढ़ जाता है तो उसका अंतिम टारगेट होता है कि वो राजनीति में जाए। क्या आपका भी ऐसा उद्देश्य है, आपका ऐसा टारगेट है? क्या आप भी राजनीति में जाना चाहती हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने शिक्षा जगत में एक नई क्रांति ला दिया है। हम आज गोसाईगंज के ग्रामर्स एकेडमी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, और जब से इस स्कूल का संचालन शुरू हुआ तब से गोसाईगंज के बच्चों को अब जिला मुख्यालय मतलब अंबेडकर नगर और फैजाबाद नहीं जाना पड़ता है। आज हम आपसे जानकारी करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि भाई आपके मन में ऐसा ख्याल कब आया, कैसे आया कि गोसाईगंज में एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए कि भाई जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको 40 किलोमीटर दूर एक बस में बैठकर वो गर्मी में जब यात्रा करेंगे तो उनको समस्याएं होंगी। अब वो सारी सुविधाएं आपको गोसाईगंज नगर में मिल जा रही हैं। हम आपसे वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। जी और पितृपक्ष चल रहा है जी। तो सभी पूर्वजों को नमन और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पितृपक्ष की। तो सबसे पहले हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं कि मौजूदा समय में ग्रामर्स एकेडमी गोसाईगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में नंबर 1 स्कूल बन गया है, और अब बच्चों को जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता है। आपने इस मुकाम को हासिल किया, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये कब आया कि भाई ये ऐसा गोसाईगंज क्षेत्र में स्कूल होना चाहिए? देखिए, मैं महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य बनकर मैं यहाँ पर आई। कुछ समय तक मैंने सेवा सया ग्रामोदय आश्रम पीजी कॉलेज में भी एमए स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाया था, और फिर मुझे ये कार्यभार यहाँ पर मिला और मेरा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राचार्य के पद पे हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी और मैं उसी तरफ अग्रसर थी। फिर बच्चों को मैं देखती थी जो बीए फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बीएड भी मेरी एक सोच थी कि यहाँ पर बीएड हमारे कॉलेज में होना चाहिए था, तो बीएड शिक्षण की भी व्यवस्था मैंने करवाई। तो उसी के साथ साथ मैंने देखा कि गोसाईगंज के बच्चे जब रोड पे खड़े रहते थे तो मुझे लगता था ये छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर पढ़ने को जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कदम रखूं, ऐसा एक विद्यालय खोलूं कि जिससे जो है अंग्रेजी माध्यम और हमारी भारतीय संस्कृति दोनों का समन्वय उसमें हो, और मैं ऐसे बच्चों को शिक्षित करूं, वो आगे आकर जब उच्च शिक्षा में जाएंगे तो वो आगे हमारे देश का नाम, समाज का नाम और गोसाईगंज का नाम रोशन करेंगे। तो ये सोच करके मैंने इस विद्यालय की नींव रखा। तो आपने इस विद्यालय की नींव कब रखा? लगभग इस स्कूल को संचालित करते हुए आपको लगभग कितना साल गुजर गया? देखिए, हमारे बाबूजी परम पूजनीय श्री राम कुमार पांडे जी, जो जिनकी ग्रामर्षि की उपाधि थी, तो उन्हीं के देहावसान के बाद, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ महिला के साथ साथ कि ऐसा भी एक माध्यम हो यहाँ पर कि जो गोसाईगंज के बच्चों को, गोसाईगंज क्षेत्र को भी लाभ मिले। वैसे तो पूरे क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं थे सया में लेते थे, तो उन्हीं के सपने को लेकर के मैं आगे बढ़ रही थी। तो मैंने उन्हीं का नाम भी, क्यों इसका नाम ग्रामर्षि रखना, बहुत लोगों ने कहा कि खोल रही है अंग्रेजी माध्यम और नाम ग्रामर्षि रख रही है, नहीं चलना है, ऐसा है। लेकिन क्योंकि मेरे मन में वो उनका आशीर्वाद था, प्रेरणा थी, और मन में एक विश्वास था, उस विश्वास को लेकर के मैं आगे बढ़ी और मैंने दिया भी। क्योंकि हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं, अब मेरा ये सुकून था कि मेरा यहाँ का बच्चा निकल कर इंटरनेशनल लगाया मैंने, ग्रामर्षि और इंटरनेशनल, कि गांव से निकलकर, और ये एक गांव का ऋषि जो है हमारा विद्यालय, ये गांव से निकल कर के बच्चा
इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत का नाम रोशन करे। ये मेरा सपना था और वो साकार होते नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे नीट भी निकाल रहे हैं, आईआईटी भी निकाल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ की एक बेटी जो है आईएएस प्री पहले ही अटेम्प्ट में निकाली है। तो ये मुझे सुकून मिलता है कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रही हूँ। चलिए तो मैडम, जैसा कि इस समय गोसाईगंज में कई स्कूल खुल गए हैं, इंग्लिश मीडियम भी खुल गए हैं, लेकिन उसमें शिक्षण व्यवस्था उस स्तर तक जो है नहीं हो पा रही है। किसी स्कूल में सारा तामझाम तो हो गया है, बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसमें शिक्षक उस स्तर पर नहीं है। आपने स्कूल में ऐसा क्या कुछ खास किया कि अब भी आपका नाम है क्षेत्र में, आपका स्कूल नंबर 1 पे चल रहा है? नहीं, देखिए, मेहनत, जो भी स्कूल खोलता है वो कुछ ना कुछ बिना मेहनत के तो स्कूल खुलता नहीं है, ना चलता है। तो सभी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मैं, क्योंकि बीएड और एमएड, जी, जैसे एमएड में हम डिसर्टेशन करवाते हैं आज की समस्याओं को लेकर के, जैसे ऑनलाइन शिक्षा या कोचिंग संस्थान क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, तो इस तरह के डिसर्टेशन हम एमएड के बच्चों से करवाते हैं। खुद मैं बीएड में टीचिंग करवाती हूँ कि टीचिंग कैसे करना चाहिए। वो मनोविज्ञान जो है, बच्चे जो क्लास के बच्चे हैं उनके मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग मैं समय समय पर खुद अपने टीचर्स को देती हूँ, उनकी मीटिंग्स लेती हूँ, उनकी क्लासेस मैं खुद लेकर के उनको पढ़ाती हूँ। तो हम आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे ग्रामर्स इंटरनेशनल स्कूल की, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है भाई जो छोटे बच्चे हैं वही कल के भविष्य बनेंगे, और ज्यादा निखार छोटे बच्चों में ही लाना चाहिए। और आप इस पर काफी जो प्रयास कर रही हैं, डटी हुई हैं, और ऐसा जो हमको जानकारी है आपके स्कूल में शिक्षक भी अच्छे और शिक्षित और डिग्रीधारी हैं। हालांकि आपको क्या उनको ज्यादा वेतन देना पड़ता है, क्या होता है भाई, अब आप उसको जानिएगा। तो जैसे हम और जनता भी आपसे जानना चाहेगी कि मौजूदा समय में आप कितने स्कूल को संचालित कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने एक आलापुर में भी ग्रामर्सी एकेडमी की एक शाखा खोली है जो अभी छोटे बच्चों की है। उसके बाद महिला पीजी कॉलेज जो है उसकी तो मैं प्राचार्य हूँ। उसके बाद हमारे सया में भी बच्चों का ही कल्पना ग्रामर्सी खुला हुआ है, जिसको हमारे घर से ही शिखा जो है उसको मैनेज करती हैं। तो इस तरह से जो भी संस्थाएं हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो आजकल टीन एज बच्चों में जो एक मोबाइल की समस्या बढ़ रही है, छोटे बच्चों में पड़ रही है, तो हम समय समय पर इसकी एक्टिविटी कराते हैं बच्चों में, चाहे वो नाटक के द्वारा, कहानी के द्वारा। हम इस चीज को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं स्वयं टीचर्स, और इससे जो है बच्चे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर पे माता पिता तो वही ध्यान देते हैं बच्चों का, लेकिन बहुत सारे माता पिता आज के समय में वो जॉब में हैं, तो वो सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना, उनको भी जल्दी रहती है, जल्दी से स्कूल भेजना है, ये करना है, फिर शाम को वो भी अपने मोबाइल पे व्यस्त हो जाते हैं। तो जो ये एक मोबाइल का चलन चल गया है हर घर में, मोबाइल हर घर में नहीं पहुंचा है, हर हाथ में पहुंचा है। तो छोटा बच्चा भी जब वो देखता है तो उसको अगर खाना भी खाना होता है तो वो माँ बाप से जिद करके मोबाइल उस समय लेता है। तो इस चीज को जो हम मोबाइल से दूर करना चाहते हैं बच्चों को, यहाँ तक कि मैं तो गार्जियंस को ये भी कहती हूँ कि आप ट्यूशन और कोचिंग से भी दूर रखो बच्चों को, और हम इतना उनको पढ़ाते हैं कि वो उसी को अगर रोज रिवीजन करे घर जाके, और गार्जियन उनके साथ 1.5-2 घंटे समय दे, क्योंकि आज का समय ये मांग रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को समय दे, और पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्कूल का कर्तव्य बनता है, हम जैसे टीचर्स प्रोफेसर्स का ये कर्तव्य है कि कम से कम जितने टाइम वो स्कूल में हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर अपने माता पिता का भी अपमान ना करें, समाज में अपमान ना करें, सरकारी संपत्तियों का नुकसान ना करें। तो ये सारी शिक्षा मुझे लगता है स्कूल लेवल पर उनको मिलनी चाहिए, और ये हर टीचर का कर्तव्य है। तो अब आप 2-3 स्कूलों का संचालन कर रही हैं स्वयं। अब जब आप संचालन कर रही हैं तो इसके पीछे एक सवाल यह भी आता है कि भाई आपने इतना अर्श से फर्श पहुंची, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई इतनी महंगाई है, और जब महंगाई है एक छोटा सा कमरा बनाने में लाखों रुपए लग जाता है, और आप तो कई स्कूलों का संचालन कर रही हैं और कुशल संचालन कर रही हैं, गार्जियन बच्चे संतुष्ट हैं। तो इसके पीछे क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्याएं तो
काफी थी, लेकिन बीड़ा ऐसा उठाया था विश्वास लेकर के। सहयोग भी घर से मिला, लेकिन घर पर इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये आगे चल पाएगा, आगे बढ़ के। लेकिन मैं तो अपने पेरेंट्स, अभिभावकों का यहाँ पर मैं उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग किया। जब मैंने एक 4 कमरों में कोल्ड स्टोर था, उसको हमने स्कूल बनाया 4 कमरों में, तो मैं गोसाईगंज की जनता को नमन करती हूँ कि उनको मेरे ऊपर विश्वास था और उनके विश्वास से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और ये पूरे गोसाईगंज का सहयोग इस स्कूल को है और मेरे साथ भी है उनका आशीर्वाद। मुझे लगता है कि अभिभावकों ने ही मेरा साथ दिया और पहले जो मेरे पास ले आए, उन्होंने फैजाबाद ना भेजकर, अंबेडकर नगर ना भेजकर, उन्होंने अगर ग्रामर्षि पर विश्वास करके भेजा, तो मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि मैं उनके विश्वास को ना तोड़ूं, कि जहाँ उनका बच्चा अगर उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं उनका बच्चा उसी संस्कार के साथ, अच्छे संस्कार के साथ, कि उनका बच्चा उनका नाम करे और इस समाज का नाम करे। तो जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है तो किसी को अपना जो है आदर्श मानता है। जैसे अगर कोई जो है खिलाड़ी रहता है तो वो भी किसी जो है सौरभ गांगुली हुआ या और हुआ, उसको अपना आदर्श मान के चलता है, भाई हम ऐसा बनेंगे। तो आप भी, आपने किसको जो है आदर्श मान के इस काम को, शिक्षा जगत की नींव आपने रखा और इसको निरंतर आगे ले जा रहे हैं? मैं विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानती हूँ और विवेकानंद जी का है ना कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं अगर सोती भी थी ना, तो मुझे लगता था कि कल ग्रामर्षि में मुझे ये करना है, अगले दिन ये करना है, तो मेरे काम सब एकदम फिट थे कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आगे क्या करना है। तो ये विवेकानंद जी का एक ध्येय वाक्य था जो मुझे आगे बढ़ाता गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी मैं अपना आदर्श मानती हूँ कि जिन्होंने बोला है कि भाई अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो मैंने अपने पथ में, मैंने तो तब गाड़ी भी नहीं खरीदी, मैं पैदल जाती थी। मैं सोचती थी कि पहले ग्रामर्षि, फिर मेरी सारी सुख सुविधाएं। तो ये सोच के कि मैं आगे बढ़ी हूँ और ईश्वर चाहेगा तो मैं ग्रामर्षि के बच्चे वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। बस यही एक सपना है कि इस क्षेत्र को जो देना चाहती थी वो दे रही हूँ और उससे मुझे बड़ा सुकून भी है। मैं महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य हूँ, तो मैंने लड़कियों के लिए भी हमेशा सोचती हूँ, लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिला अगर सशक्त होगी तो एक समाज, परिवार और देश सशक्त होगा। क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में जो हमने देखा कि गार्गी थी, अपाला थी, लोपामुद्रा थी, फिर हमने द्रौपदी को देखा, सीता जी का संघर्ष देखा, द्रौपदी का संघर्ष देखा, सावित्री को अपने पति को सत्यवान से वापस लाई। तो इतनी सशक्त महिलाएं अगर हमारे प्राचीन काल में थी, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में ये संस्कार आए और वो आगे बढ़े। पश्चिमी सभ्यता की चीजों को ना अपनाकर अपनी भारतीय संस्कृति को हमारी बेटियां अपना करके जितना आगे जा रही हैं, तो मैं उनको वही संस्कार देना चाहती हूँ। चलिए ठीक है मैडम, अब आप इस मुकाम पर पहुंच गई हैं, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है भाई, जब कोई काफी आगे बढ़ जाता है तो उसका अंतिम टारगेट होता है कि वो राजनीति में जाए। क्या आपका भी ऐसा उद्देश्य है, आपका ऐसा टारगेट है? क्या आप भी राजनीति में जाना चाहती हैं? देखिए, माननीय मोदी जी को तो मैं नमन करूंगी कि माननीय मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए ये आरक्षण दिया है, तो इसके लिए तो महिलाएं, अगर ये मौका मिलता है तो महिलाओं को आगे आने का, कि राजनीति भी देखिए एक सेवा धर्म है, कि अगर हम राजनीति के द्वारा भी सेवा ही करने जाते हैं समाज का, तो अगर ये मौका भी मुझे अगर मिला तो मैं समाज सेवा से मैं पीछे ही नहीं हटती। तो मुझे तो समाज सेवा करनी है, तो मैं अगर ये मौका मिलेगा तो मैं जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और समाज की सेवा मैं वहां भी करूंगी। चलिए ठीक है, जैसा कि अभी हम ग्रामर्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक अंजू पांडे जी से अभी हमने वार्ता किया और आपने फर्श से अर्श तक पहुंचने में काफी मेहनत किया, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपका एक लक्ष्य था कि भाई हम गोसाईगंज के लिए कुछ जो है ऐसा करेंगे कि जिससे एक खासकर महिलाओं के लिए उदाहरण पेश हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे वार्ता किया और आप पूरी जानकारी दिया।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन सबको, सबका वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।